हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम टॉपिक वर्क और एनर्जी के बाकी के पार्ट यानी न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। हम एक्चुअली मैंने थ्योरी नोट्स तो पहले अपलोड किए थे इंस्टाग्राम पेज में, और यूट्यूब में वीडियो डाला था नोट्स का रिलेटेड। एक्चुअली इसमें थ्योरी इतना पूछते नहीं है एग्ज़ाम में। थ्योरी के नाम पे आपको ये पूछेंगे, ये कंडीशन देंगे या फिर डिवाइस देंगे जिसमें पूछा रहेगा, टेल मी द विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इन विच फॉर्म। लाइक जैसे जनरेटर है, जनरेटर में कौन सा एनर्जी से किस में कन्वर्ट होता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सिमिलरली फैन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, बल्ब इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी। इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा एमसीक्यूज टाइप में पूछते हैं, या फिर फार्मूला या सिंपल न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में पूछते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स न्यूमेरिकल्स पे ही आते हैं क्वेश्चन, और डेरिवेशन में आते हैं। एक दो डेरिवेशन है जो अभी स्टार्टिंग में बताऊंगा आपको, वो देख लेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। थियरी फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस और पॉइंट टू रिमेंबर क्लियर रखा है। ओके, ये अभी जो लिखा है यहाँ पे फॉर्मूलाज कुछ और यूनिट कन्वर्जन, ये याद करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। ये देखो, न्यूमेरिकल में अगर आपको कॉन्सेप्ट कितना भी पता हो, फॉर्मूला नहीं पता है तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको न्यूमेरिकल के लिए फार्मूलाज याद भी होने चाहिए और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी याद रहे। मैथ्स में फार्मूला भी याद रहेगा तो हम जुगाड़ करके सॉल्व कर सकते हैं, बट इन फिजिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। ओके, हाँ, मैथ्स के लिए हमने शायद अलजेब्रा कंप्लीट करने की बात की थी। अभी बस उसमें एपी, जीपी और कौन सा लीनियर इक्वेशन और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये 4 टॉपिक बाकी है मेरे हिसाब से मोस्ट अलजेब्रा के मोस्ट पार्ट में। बाकी इतना बाकी अलजेब्रा तो कंप्लीट ही है ऑलमोस्ट, लेकिन वो भी टेंशन नहीं लेने का है क्योंकि वो इतने टफ टॉपिक्स नहीं है। आई हैव सीन क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दोज टॉपिक्स, नॉट मच क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड और वो उतना टफ भी नहीं है। ओके, वो देख लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वर्क पावर एनर्जी की न्यूमेरिकल्स पे देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एमसीक्यू में तो आता ही है। अभी एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसमें तो एक क्वेश्चन तो आता ही है, और दूसरा 3 या 4 मार्क का तो आता ही है। कोई भी चैप्टर को हम ग्रांटेड पे नहीं ले सकते। ओके, किसी बोर्ड में 9th में रहेगा, किसी बोर्ड में 10th में रहेगा। नाउ लेट्स डोंट वेस्ट अ टाइम, चलो आज टॉपिक चालू कर देते हैं। अभी आज हम पहले फार्मूलाज थोड़ा देखेंगे, उसके बाद डेरिवेशन, 1-2 डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल चालू कर देंगे। ओके, चलो, वर्क डन का फार्मूला क्या है? वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ओके, वाट में भी ये पावर का यूनिट वाट होता है, उसमें भी डब्ल्यू यूज़ करते हैं, कन्फ्यूज नहीं होने का, ठीक है। फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्रोडक्ट ऑफ एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क पावर एनर्जी तीनों स्केलर क्वांटिटी है, यू मस्ट रिमेंबर। ओके, और यू इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, आपको पता ही रहेगा, 9th में भी पढ़ा रहेगा, लोअर स्टैंडर्ड्स में भी, 8th में भी तो पढ़ा रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी, ये नया बात है, मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अभी ये वर्क डन इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका एक डेरिवेशन है, वो हम देखेंगे। इसका एक डेरिवेशन है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक डेरिवेशन है। आपके आईसीसी के सिलेबस में तो है ही, और बाकी बोर्ड के सिलेबस में भी रहेगा, पूछ सकते हैं डेरिवेशन इसलिए। और मोमेंटम इज एम इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पी स्क्वायर बाय 2m। ये याद करने की ज़रूरत है कि नहीं पूछोगे तो नहीं ज़रूरत है, जनरली बोले तो आप डिराइव कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, एम इंटू वी। ओके, बट फिर भी अगर क्या टाइम बचाना है तो याद कर लो। ओके, और एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, यानी यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट। एफिशिएंसी मतलब जनरली क्या होता है, जैसे मार्क्स, जैसे आपका पेपर में रिजल्ट आता है
मैक्सिमम मार्क होता है 80 मार्क का पेपर रहता है बोर्ड में। ओके, 80 में से कितना मिला, 80 इज़ मैक्सिमम इनपुट, कितना सॉरी मैक्स कितना मैक्सिमम है उसमें से आप कितना लाते हो। वैसे ही इसमें वर्क में भी होता है वर्क इनपुट अपन वर्क आउटपुट। इनपुट दिया उसके बाद कितना आउटपुट आता है वो है एफिशिएंसी। सिमिलरली पावर में भी पावर इनपुट अपन यूजफुल पावर मतलब कितना पावर यूटिलाइज हुआ। ओके, जनरली देखा जाए तो आइडियल केस में एफिशिएंसी 1 होता है मतलब 100% यूज़ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली एफिशिएंसी इज़ नेवर 1, यानी 100% कभी नहीं हो सकता एफिशिएंसी। मल्टीप्लाइड बाई 100 के तो ये परसेंटेज में आएगा। चलो कुछ फॉर्मूलाज की बातें हो गई। देखे जाए तो ये सब बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे, नहीं याद है तो याद कर लो, इट्स नेवर लेट। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होता है जूल्स, पावर का यूनिट वॉट होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमको पता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम आपके सिलेबस में ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है बस, इसलिए MgHu। अभी नोट करने की बातें देखते हैं। ये शायद फर्स्ट मॉडल फोर्स मैंने पढ़ाया था, उसमें ये कुछ कॉन्सेप्ट शायद यूज़ किए थे फॉर्मूलाज, सॉरी यूनिट कन्वर्जन जो भी। यहाँ पे 1 यूनिट 10⁵ डायन से आपको पता रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1 वोल्ट हो गया। 1 किलोग्राम फोर्स 1 kg होता है, ये नया चीज़ है। 1 जूल 10⁻7 अर्क्स। ओके, अभी हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 हॉर्स पावर 746 वॉट एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन कुछ जगह एग्जाम में कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए जैसे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कभी कभार एग्जाम में लिखा रहता है एज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर इसमें फिर हॉर्स पावर में वैसे ही 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 750 वॉट ऐसा लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा रहेगा देन यू हैव टू टेक द एग्जैक्ट वैल्यू, डोंट टेक रिस्क। हॉर्स पावर नहीं लिखा है तो 746 वॉट ले लो, जी नहीं दिए तो 9.8 मीटर पर सेकंड से कैलकुलेट करो। अभी 1 किलो वाट आर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होता है। ये कैसा होता है 1 किलो मतलब 10⁻3 हो गया, किलो मतलब 10⁻3। और हार 1 आवर कितना होता है 60 मिनट्स, 60 मिनट 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड, तो कितना हुआ 3600 और बाद में इंटू 1000, तो वैल्यू निकल जाएगा 3.6 देखो कैसे। किलो वाट आवर 1 किलो वाट आवर, किलो मतलब 1 वाट आवर, फिर कितना हुआ 10⁻3 1 किलो वाट आवर सॉरी 10⁻3 वाट आवर। 1 आवर 60 मिनट तो 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड तो कितना हुआ 3600। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 का क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻5 जूल्स। अगर डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। आपकी मर्जी 36 इंटू 10⁻5 याद करना है या 3.6 इंटू 6। देखो कुछ चीज़ें ना आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन कुछ तो याद करना पड़ेगा। बिना याद के आप डिराइव कैसे करोगे, कुछ तो पता होना चाहिए ना। हाँ, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम में तो बहुत फॉर्मूला याद किया रहेगा। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर करना है तो उल्टा करना है 18/5, रेसिप्रोकल ऑफ दैट। ओके, वेरी सिंपल। हमने अभी तक क्या देखे, फार्मूलाज देखे, नोट देखे, ख़त्म। जो रिक्वायर्ड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उतना देख लिया। अभी थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का देख लेते पहले। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट करता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, अगर डेफिनेशन पूछा तो ये लिख सकते हैं इक्वल टू, चांसेस कम है अभी डेफिनेशन पूछने का, आ सकता है नहीं तो MCQ में पूछ सकता है ऑप्शन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं।
मतलब एक ही है। ओके, अब इसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं? वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एग्जाम में क्या होता है आपके सिलेबस के हिसाब से, थीटा इज अज्यूम टू बी 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। कभी कभार थीटा परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो सकता है, मतलब फोर्स एंड परपेंडिकुलर तो कॉस 90 कितना होता है? 0, वैल्यू 0, तो मतलब वर्क डन 0 हो जाता है। रेयर केस में कभी कभार थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रहता है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मतलब वर्क डन की वैल्यू हो जाती है -F/s। ओके, ये 3 केस के अलावा न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। या फिर रेयर केस में कभी कभार एंगल दिया रहेगा, cos 30, 60, 90 या 180, 270 ऐसा वैल्यू दिए रहेंगे, उसके हिसाब से आप सब्स्टिट्यूट कर दो बस। अभी क्या हम क्या कर रहे थे? अभी हमने अस्यूम किया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू बी इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा का वैल्यू कितना हुआ? 0, cos 0 1, वर्क डन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हुआ? v² माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ओके, एस की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वर्क डन के फॉर्मूला में, वी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, तो वी गेट वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू v² माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अभी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर बता देता हूँ। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन। ओके, एंड वी नो दैट फोर्स हमारी माँ है, ऐसा याद करने के लिए बोलता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ma इंटू v² माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। एक्सेलरेशन गेट कैंसल, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ बाहर निकालो, mv² माइनस यू स्क्वायर, हाफ mv² माइनस हाफ mu², चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, इट्स द डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी सिंपल। और एक और डेरिवेशन है एनर्जी कंजर्वेशन का, वो इतना मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लेकिन 2009 में शायद कहीं तो कभी आया था शायद, और अभी भी आता होगा, आई डोंट नो। उसमें नोट्स में दिया है मैंने, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अज्यूम इट टू बी ए ग्राउंड, बॉल एक टॉप में है, एक मिडिल में है और बॉटम में है। लेट्स इज टू बी अज्यूम टू बी पोजीशन A B C। ओके, आई टू बी X Y। देखो वर्क, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। मतलब एनर्जी एक इंस्टेंट में अगर एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी इतनी है, तो उसकी एनर्जी अदर इंस्टेंट में चेंज हो सकती है। एनर्जी का फॉर्म, नॉट एनर्जी का वैल्यू। मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले था, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाद में भी रहेगा। यानी मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, सिंपली इट वांट टू से मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट। ओके, देखो ए पोजीशन में, देखो ग्राउंड लेवल को क्या बोलते हैं हम? रेफरेंस लेवल बोलते हैं जनरली। ओके, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा मिनिमम रेफरेंस लेवल पे रहता है। रेफरेंस लेवल से जितना ऊपर रहेगा, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। देखो टॉप में रहेगा तो ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा रहेगा G। ओके, तो ए पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा EmGH। और ऊपर से अगर बॉल छोड़ रहे हैं, मान लो अज्यूमिंग वी आर ड्रॉपिंग बॉल फ्रॉम A टू C मूव हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, u इज़ 0, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब C पोजीशन की बात करते हैं, इधर क्या होगा? ऊपर से नीचे आ रहा है
तो इधर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम रहेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इधर मैक्सिमम रहेगा। ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन जी है ना, तो वेलोसिटी चेंज करेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी या डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी बी की बात करते हैं। बी पोजीशन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। अभी इसका वैल्यू कैसे निकाले देखते हैं। देखो बी पोजीशन की बात करते हैं। बी पोजीशन पे जब रहेगा तो बॉल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। वो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है? एम जी, हाइट कितना है ग्राउंड से? वाई, एम जी वाई। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। वी का वैल्यू नहीं पता हमें। ओके, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू तो 0 है, प्लस 2GS, सॉरी इधर एक्स डिस्प्लेसमेंट 2S, एक्स क्या है? एस सॉरी एक्स, बी तक पहुँचने में एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स 2GX। तो इसका वैल्यू होगा हाफ एम 2GX, तो हो गया mgx। तो देयरफॉर एट बी पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज mg कॉमन x प्लस वाई। ओके, ऊपर हाइट कितना है ग्राउंड से? x प्लस वाई। तो ऊपर का पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? mgx प्लस वाई। इधर भी हमें मिला mgx प्लस वाई। अभी सी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ऑब्वियस बात है। अभी उसको भी निकाल कैलकुलेट करके देखेंगे। अभी सी पोजीशन की बात करते हैं। सी पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2AS। अभी यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ऊपर से A2 भी जाएंगे तो 0, A2C सॉरी A2C की तरफ आ रहे हैं तो A में इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0, तो 0 हो गया, प्लस 2 इंटू A का वैल्यू क्या है? G, और S का वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। ओके, तो वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2GX प्लस वाई, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का क्या करेंगे? 2GX प्लस वाई, 2 टू गेट कैंसल, mgx प्लस वाई। तो सी में भी वैल्यू हो गया mgx प्लस वाई। देयरफॉर एट एवरी पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज में अप्रूव। यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ई कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज पीछे जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। सॉरी, इट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, या लेक्चर जैसे आपको समझना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग में बहुत स्लो हो जाऊंगा, क्वेश्चन लेवल इजी होंगे तो कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं 1-2 ट्रिकी क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। सो डोंट लीव इन बिटवीन, ओके। ट्राई टू कंप्लीट द वीडियो इन वन गो, दैट वुड बी बेनिफिशियल। और मैं नहीं बोलूँगा कि आप को पहले आप पूरा ध्यान दें, वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं कहता हूँ 1-2 क्वेश्चन, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर एक बार सॉल्व कैसे करता हूँ वो देख लीजिए, समझिए, उसके बाद उसका रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है आपको, आप खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस भी कवर हो जाएगा फटाफट।
और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अदर सब्जेक्ट्स में आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लिटरेचर स्पेशली हिंदी, या आपका जो भी स्टेट लैंग्वेज मदर स्टेट बोर्ड के हिसाब से जो लैंग्वेज है वो सब पढ़ना इजी नहीं है, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बॉडी, पहले पढ़ते क्वेश्चन क्या है। बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 किलोग्राम फोर्स। देखो 1 किलोग्राम फोर्स उसको मास में कन्वर्ट करना है। नोट में हमने पढ़ा था 1 किलोग्राम फोर्स इज 1 kg, तो 10 किलोग्राम फोर्स इज 10 kg, तो मतलब मास हमें पहले ही गिवन है 10 kg। ओके, गिवन हमेशा लिखने का पेपर में। गेट डिस्प्लेस बाय 0.5 मीटर, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0.5 मीटर। Calculate the work done by force when it displacement in direction of force. फोर्स के डायरेक्शन में है तब वर्क डन क्या होता है। अभी क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब मैंने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो मतलब वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मास 10 kg निकाल दिया, अभी फोर्स कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना दिया है, जी 10 न्यूटन पर kg। कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग। न्यूटन पर kg इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, कैसे, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, फोर्स बाय एम। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, मास का यूनिट kg, न्यूटन पर kg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का दूसरा वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू कितना हुआ इधर, फोर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 10 लेने बोला है, 9.8 नहीं, तो 100 न्यूटन हो गया। तो वर्क डन इज 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 0.5। 0.5 को मैं हाफ लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 50 जूल्स। रिमेंबर, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल्स एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल्स। और मैं बोलता हूँ हमेशा, ट्राई टू सॉल्व ऑल न्यूमेरिकल्स इन SI यूनिट। अगर कन्वर्शन करने के बोला AC यूनिट पे चाहिए, CGS में कोई बोला है क्वेश्चन में, कन्वर्ट कर देना लास्ट में, इफ़ यू नो द रिलेशन। फर्स्ट पार्ट हो गया। एट एन एंगल 60 डिग्री विथ फोर्स, मतलब थीटा का वैल्यू अभी 60 डिग्री रख दिया। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 इज हाफ, तो वर्क डन इज Fs इंटू हाफ। फोर्स है 100, S है आधा 0.5, और ये भी आधा। पहले 50 आया था, फिर 25 हो गया, 25 जूल, 25 जूल्स इज द आंसर सेकेंड। फॉर थर्ड, नॉर्मल टू फोर्स। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द फोर्स। नॉर्मल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में आता है नॉर्मल वर्ड, लेकिन नॉर्मल का मैथमेटिकल मीनिंग भी होता है परपेंडिकुलर, मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0, तो वर्क डन भी और डेफिनेटली इक्वल टू 0। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, cos 90 0, 0 इंटू प्रोडक्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पूरा 0 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। द पावर ऑफ मोटर इज़ 40 किलोवाट। ओके, मतलब 40,000 वाट है पावर मोटर का। एट वॉट स्पीड कैन मोटर रेज ए लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। ओके, लोड ऑफ 20,000 मतलब फोर्स, क्या बोला है, स्पीड बोले। सिंपली एक ही फॉर्मूला याद करना है, पावर इज इक्वल टू ए फोर्स इंटू वेलोसिटी। डिराइव किया था अभी, इसे कर सकते हैं, कैसे आया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन है ना। ओके, तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या होता है, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी FV है ना, V को क्या लिखते हैं,
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और F इंटू डेल्टा एस क्या होता है, वर्क डन अपॉन डेल्टा टी, पावर। ऐसे पावर और वर्क डन का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या सिंपली ये भी कर सकते हो, वर्क डन इज एफ इंटू एस है ना, तो पावर में ऊपर वर्क डन पर टाइम होता है, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, तो F इंटू एस बाई टी, डिनोमीटर में टाइम है, एस बाई टी क्या हुआ डायरेक्टली, वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल टू एफ वी। सिंपली फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है, एफ इंटू वेलोसिटी, सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, पावर इज इक्वल टू एफ वी। ये इस कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अभी न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है पावर और वेलोसिटी की वैल्यू। पावर कितना दिया है, 40 किलोवाट, 40 किलोवाट यानी 40 इंटू 10⁻³ वाट इज इक्वल टू लोड यानी फोर्स 20 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितना है पता लगाना है, 10⁻23 कैंसल, 22 सा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। Now let's see next question. It takes 20 seconds for a person A of mass 50 kg to climb up the stairs, while another person B of same mass does same in 15 seconds. Compare work done power. लंबा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा दिखता है, होता छोटा ही है सॉल्व करने का आंसर। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले 20 सेकंड लेते हैं एक पर्सन ए को, वो भी जिसका मास 50 kg है, टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स। ओके, मतलब ए पर्सन को सीढ़ी चढ़ना है, इसका वेट 50 किलो है और उसको 20 सेकंड लग रहा है। ओके, वाइल अनदर पर्सन बी ऑफ सेम मास, मतलब बी का भी वेट 50 किलो है, उसको भी 15 सेकंड लगता है। कंपेयर देयर वर्क डन। ओके, लेकिन देख, मतलब उनका रेशियो लेके देखना है, रेशियो ऑफ ए और बी का वर्क डन एंड पावर। चलो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरो साइन डाल दो वेक्टर चीज़ों पे। अभी इसमें कहीं भी टाइम का कोई दिख नहीं रहा है फॉर्मूला में। ओके, फोर्स मीन्स एम इंटू जी, एक्सेलरेशन तो ये है नहीं, चलो मान, तो जी होगा उसका, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है, सीढ़ी चढ़ते तो अपोजिट फोर्स वही है ना, एम जी इंटू एस। अभी दोनों सेम सीढ़ी चढ़ रहे, तो एस ए का भी सेम है, बी का भी एस सेम है, उसका भी मास सेम है, जी उसके लिए भी सेम है ग्रेविटी। तभी इसका रेशियो निकालेंगे, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1:1, 1/1, या फिर 1:1 ऐसे भी लिख सकते हो। 1:1 आएगा, कॉमन सेंस की बात है, दिमाग लगाना भी नहीं है, सॉल्व करने की दिखाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वर्क डन में फॉर्मूला में कहाँ टाइम आ रहा है। ओके, एंड कंपेयर द पावर। अब पावर में टाइम इम्पॉर्टेंट है। पावर इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी एंड वर्क डन आर सेम। अभी दोनों का वर्क डन सेम है लेकिन टाइम अलग है, तो पावर ए इज वर्क डन ऑफ ए अपॉन वर्क टाइम ऑफ ए। वर्क डन ऑफ ए, चलो ये एम जी एस पकड़ो, टाइम ऑफ ए क्या है 20 सेकेंड्स। ओके, पावर ऑफ बी, वर्क डन बाय बी अपॉन टाइम ऑफ बी, एम जी एस बाई 15 सेकेंड्स। अभी पावर ए अपॉन पावर बी, इसका रेशियो निकालेंगे, तो एम जी एस बाई 20 इंटू 15 अपॉन एम जी एस। एम जी एस कैंसिल, 5 3 15, 5 4, तो रेशियो इज़ 3:4। पावर का रेशियो है 3:4, वर्क डन का रेशियो है 1:1। MCQ क्वेश्चन में आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन डन। अभी नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर। मुँह दुख रहा है मेरे अभी,
इलेक्ट्रिक हीटर का पावर मतलब 3 किलोवाट दिया मतलब 3000 वाट इज़ यूज फॉर 10 घंटा। ओके, हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम। ओके, एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम। पावर इज़ एनर्जी अपॉन टाइम है, तो एनर्जी क्या है, पावर इंटू टाइम है। पावर दिया है, टाइम दिया है, किलोवाट हार में मांगा है, पावर किलोवाट है और टाइम हार में, तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 3 × 10 30 किलोवाट हार। फर्स्ट वाला पार्ट ख़त्म। अभी जूल में बोला है। ओके, 1 किलोवाट हार का कितना जूल्स होता है, 3.6 × 10⁶ जूल्स। तो 30 किलोवाट हार में एनर्जी कितना होगा, 3 × 36 × 10⁶ जूल्स। 30 का 10 डिसिमल को हटाएगा तो हो गया 36। 36 × 3 कितना होता है, 36 × 3 6 3 18 में 1 3 3 9 1 10 108 × 10⁶ joules। Very simple. Let's see the fifth question. A coolie carrying a load on his head and moving on a frictionless horizontal platform does no work. Explain why. ये न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, थीटा इज हियर 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। देखो कूली का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो सब लोग ज़्यादातर क्या मिस्टेक करते हैं, दे अज्यूम कूली इज हैंडलिंग द लोड, यानी जो भी उठा रहा है सामान ऑन इज हेड। यहाँ पे क्लियरली हेड लिखा है, इसलिए यहाँ थीटा 90 डिग्री है। नहीं तो कूली कैरी कर रहा है तो मतलब खींच भी सकता है, मट बी ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इट मट बी ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, या कोई एंगल में खींच रहा है वो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बस क्लियरली लिखा है ऑन इज हेड। ठीक है, जब भी कोई इंसान लोड अपने सर के ऊपर रखता है, लोड ऑन इज हेड मीन्स एंड मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, जो भी हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम करते हुए, और इसका फोर्स किस तरफ होगा, डाउनवर्ड ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, एंड डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो उनका बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री रहेगा तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना नहीं लिखली सेलेक्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है। जनरली ये चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, एमसीक्यू में ज़्यादा आएंगे, रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक फिक्स तो आता ही। 6 ए बॉडी ऑफ मास 0.2 kg फॉल्स फ्रॉम हाइट 10 मीटर टू हाइट 6 मीटर। ओके, 10 मीटर की ऊंचाई से लेके 6 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच गया वो जम करके। ओके, अबव द ग्राउंड फाइंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। देखो रेफरेंस यानी ग्राउंड को हम रेफरेंस मान लेते हैं, ग्राउंड से जितना दूर रहेगा ऊपर हाइट में उसकी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। लोग मान लो इट्स पोजीशन ए, इट्स पोजीशन बी 10 मीटर है, ये 6 मीटर है, फॉल करके वो ए पोजीशन में आ जाता है, ए टू बी की तरफ आ जाता है। ओके, तो यहाँ पूछा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एट ए निकाल देते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकाल देते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी घटा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी व्हेन हाइट एट 10 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर की जगह पोटेंशियल एट ए लिख देता हूँ मैं, तो उसमें फॉर्मूला क्या है, mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो mgh है। मास कितना है 0.2 kg, जी 10 लेने बोला है और हाइट है 10 मीटर, तो कितना हुआ 20 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी एट बी अगेन mgh, m क्या है 0.2, जी 10 और हाइट कितना है 6, 2 × 6 12 जूल्स।
अभी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो 20 माइनस 12 इज 8 जूल्स, 8 जूल का पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है। क्वेश्चन डन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वाला। अभी टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास, ठीक है, दो बॉडीज ए एंड बी जिसका मास सेम है, आर केप्ट एट हाइट ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर, मिलीमीटर लग रहा है, मीटर है एक्चुअली, हाँ, रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो सिंपल, हाइट का रेशियो इस रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इधर, क्यों रीज़न देखते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अपना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये mgh, मास क्या है, दोनों का सेम है, तो मतलब बॉडी 1 बॉडी 2 BA1 BE2 B सॉरी पोर्शन ऑफ B, उसमें भी m सेम है, T भी सेम है, IT अलग है, तो दिस रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रेशियो ऑफ हाइट सॉरी 20/30 2/3 इस रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, ये MCQ क्वेश्चंस में आते हैं, सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल। देखो ईच डी स्कोर 1 मार्क्स 2 मार्क्स। अभी 8th वाला क्वेश्चन, टू बॉडीज है मासेस इन रेशियो 5:1, ओके, काइनेटिक एनर्जी आर इन रेशियो 125:9, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। इधर आएगा कौन सा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, हमने जो पढ़ाई किया था मैथ्स में। देखो मैथ्स हमेशा फिजिक्स में काम आता है, ओके। वो टू बॉडीज, लेट से मैं बॉडी ए एंड बी अज्यूम करता हूँ, दो बॉडीज़, ओके, तो मास ए अपॉन मास बी का रेशियो 5:1 है, ठीक है, तो उसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ 5x, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई का 5x इंटू 1x, x तो कैंसिल होगा, वापस रेशियो 5:1 आएगा। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इस 125:9। चलो इस y भी एज्यूम करता हूँ, 125 y एग्जैक्ट वैल्यू 9/b का एग्जैक्ट वैल्यू एनर्जी बी का, y तो कटेगा, सेम रेशियो आएगा, ओके। अभी बोलते हैं रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, चलो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², तो v² क्या हुआ, √2ke/m, v का वैल्यू सॉरी v = √2ke/m, और 2 तो कांस्टेंट है, 2 को हम इग्नोर कर सकते हैं अगर रेशियो निकालना है तो सिंपली हम अज्यूम कर सकते हैं VA/VB √2ke/m अपॉन √2ke/b/m ऑफ m ऑफ a। सिंपली इसको होल स्क्वायर रूट कर सकते हैं, VA/VB होल स्क्वायर रूट। पहला का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, कि ए का वैल्यू, 2 को तो इग्नोर कर दो, 2 कटेगा ही, ऑब्वियसली कटेगा 2, 125y अपॉन मास ऑफ ए 5x, अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 9। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या है, 9y है, और मास कितना है 1x अपॉन 9y, x क्या है, y क्या कटा, और 5 2 ज़ा 10 2 5 25, तो VA/VB इज इक्वल टू √25/9 25/5/3, VA/VB का रेशो है 5/3 है। हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का और मास का रेशो लिखा पहले, उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमने कुछ अजम्पशन लिए x और y, ओके। v का वैल्यू क्या था, √2ke/m, अभी दोनों का रेशो, a का VA निकाला, VB निकाला, उसको डिवाइड किया सिंपली, और ये निकल गया 5/3, बस। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, या ब्लॉक ए weighing 100 Newton is pulled up a slope
ऑफ लेंथ 5 मीटर। देखो लैड एक स्लोप में ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, डायग्राम देख के समझ रहा है। इसका वेट कितना 100 न्यूटन है गिवन है, डिस्टेंस 5 मीटर भी गिवन है या 3 मीटर है हाइट। ओके, वो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फोर्स एफ इन मूविंग ब्लॉक ए 5 मीटर अलॉन्ग स्लोप। देखो हम ए से टॉप पर पहुंचा रहे हैं, से टॉप बी ए टू बी हम मूव कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो थीटा का वैल्यू क्या हुआ 0 डिग्री। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं, तो इसमें वर्क डन का वैल्यू क्या हुआ फर्स्ट के लिए, फोर्स इज 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 500 जूल्स। वर्क डन 9 का ये पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यू इज mgh, हाइट फ्रॉम बेस 3 है, 3 मीटर, हाइट है 3 मीटर, m क्या है, मास क्या है पता नहीं है, हमें पता है वेट। अभी हम अज्यूम करते हैं इधर फिलहाल फॉर नाउ इजी कैलकुलेशन g टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m क्या है, देखो अज्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं है, वेट तो mg होता है, डायरेक्ट 100 लिख दो, और हाइट है 3 तो 300 जूल्स। इसी पोटेंशियल एनर्जी ये 300 और वर्क डन है 500 जूल्स। और थर्ड में क्या डिफरेंस ऑफ वर्क डन एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, 500 माइनस 300 200। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस मांगा है, पूरा 9th कंप्लीट। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन है ऐसा। नहीं तो सिंपली 1 मार्क क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछेगा व्हाट इज़ द वर्क डन, या फिर एक क्वेश्चन आया था 2024 या 23 में आया था शायद, उसमें पूछा था व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे ऐसा कोई पाथ बना के रखा होगा ए टू बी या फिर ए टू सी या ए बी सी, ऐसा कुछ तो पाथ बना के दिया रहेगा। वर्क डन फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ए टू बी, इधर यही होना चाहिए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 क्या बोलता है। ओके, ए कार रनिंग एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, वाइल अनदर कार मूविंग एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मास अज्यूम किया गया है कांस्टेंट, क्योंकि मास गिवन नहीं है, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी में दो ही टर्म आते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंजिंग पैरामीटर है, तो हमें रेशियो निकालना है। देखो हम लोग जो भी सॉल्व करते हैं हम ऐसा यूनिट पे पहले कन्वर्ट करते हैं। ओके, मीटर पर सेकेंड इससे ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, फिर 1 किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, 5/18 इंटू 15, 3 5 15, 3 6 18, 25/6 मीटर पर सेकेंड इज द कार स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। सेकेंड कार की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। 45 इंटू 5/18, 3 6 18, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 25/2 meter per second is the second car speed. Now we have to calculate the ratio of their kinetic energy. जगह कम पड़ रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड, हाफ mv²। पहले का स्क्वायर क्या है 25/6 का स्क्वायर, 25/6 का स्क्वायर अपॉन 25/2 का स्क्वायर। ये आंसर है इसका। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 25/6 का स्क्वायर
इंटू 2/25 का स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो। देखो ये तो पता ही होगा, A/B/C/D, A/B न्यूमरेटर में, C/D डिनोमिनेटर में होता है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, A/B इंटू D/C, तो इतना तो पता होगा। वही क्या है, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36, 1:9 इसका आंसर, 1/9 इसका आंसर है 1/9, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1:9, 1/9 लिख दो, या रेशियो 1:9 से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। सॉरी, हाँ, सी आई एम जस्ट सेइंग और टीचिंग यू टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको बस पता रहो सॉल्व कैसे करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप गिवन फार्मूला, फिर बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में। ओके, वो आप स्कूल्स में आप सीख ही लोगे, और वो तो टीचर्स तो पता ही देते हैं आपको कैसे करना है, बस सॉल्व करना कैसे, आपका काम आसान करने का काम मैं कर रहा हूँ। ओके, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन वो क्या होगा फिर धीरे धीरे स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम होगा मेरा, और ऊपर से टाइम भी जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी टॉपिक कवर हो जाए और आपको कम टाइम में इजीली अंडरस्टैंड हो जाए टॉपिक। चलो अभी 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। बॉडी जिसका मास या ऑब्जेक्ट भी वो बोल सकते हैं 10 kg है, वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल्ड एंड वेलोसिटी इज हाफ, इनिशियल एंटी फाइंड आउट करना है। ओके, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, फार्मूला ही सब्स्टिट्यूट करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन में फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। 11th क्वेश्चन में क्या है, मास गिवन है 10 kg, वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। इतना ही पहले देखते हैं, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकलना है। अभी शुरू में जो गिवन है उसके हिसाब से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फर्स्ट वाला हाफ mv², हाफ इंटू मास कितना है 10, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, 2 5 10, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 5 इंटू 400, 5 4 20 इंटू 100, 2000 जूल्स इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो मास में क्या हुआ है, मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, मास को ज़्यादा कर दिया, तो मास 10 kg, तो 10 इंटू 2 कितना हुआ 20 kg। वेलोसिटी क्या किया, वेलोसिटी इज हाफ, 20 का आधा कितना हुआ 10, तो काइनेटिक एनर्जी का नया काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ mv² वापस, हाफ इंटू मास इज 20 एंड v² 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 10, तो मतलब 1000 जूल्स। मतलब मास डबल करके और वेलोसिटी आधा कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इधर इस केस में हाफ हो जाती है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में। हमें बस इतना ही पूछा था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फाइनल एनर्जी कितना निकालो, निकाल दिया, हो गया। 11th क्वेश्चन भी डन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ लॉन्ग शुड एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 2 horsepower ओके ऑपरेट सो एज टू पंप 5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्रॉम डेप्थ ऑफ 15 मीटर, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे पहले ही गिवन है 1 horsepower 750 वाट, 746 लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये गिवन है ऐसा, तो मतलब कैलकुलेशन ईजी करने के लिए दिया रहेगा। ओके, पहले गिवन क्या लिख देते, कुछ समझ नहीं आ रहा गिवन लिखो, उसके रिलेटेड फॉर्मूला लिखो, कुछ तो मार्क्स मिलेगा। इफ़ अगर 3-4 मार्क में MCQ में आ गया तो फिर फॉरगेट, आंसर ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग बोलते हो ना MCQ आया तो आपको लॉटरी है, मैं नहीं मानता लॉटरी है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मतलब ये लॉस्ट फुल मार्क्स। अगर आपको न्यूमेरिकल या थियरी में आ गया, कुछ थोड़ा बहुत भी पता है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं इन थियरी टू। अगर आपको थियरी पूरा नहीं पता, 1-2 पॉइंट भी लिखोगे, 1 मार्क 2 मार्क कुछ तो मिलेगा 4 में से। चलो, पावर कितना गिवन है 2 horsepower, 2 horsepower मतलब 2 इंटू 750 वाट।
सो एज टू पम्प 5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। वॉल्यूम कितना है 5 मीटर क्यूब। डेप्थ यानी हाइट पकड़ो 15 मीटर। देखो वाटर ना पंप कर रहा है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। गैप अभी वो खींच रहा है पानी, तो मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, EMGH। एच पता है। एनर्जी के लिए तो पावर बाय टाइम कर दिया तो मिल जाएगा। ओके, पावर बाय टाइम किया तो एनर्जी है, हमें टाइम निकालना है। एनर्जी निकालेंगे कैसे, MGH। M पता नहीं है, H पता है, G पता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। अभी मास कैसे निकलेंगे नहीं पता, लेकिन हमको पता वाटर बोला है, वाटर। वी शुड रिमेंबर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये याद रखना चाहिए हमेशा। ओके, सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी 1 ही होता है, रिलेटिव मतलब यूनिट लेस होता है। CGS यूनिट में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज डिफाइंड रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो निकाल दो मास कितना हुआ। मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज़ 5 और डेंसिटी 10⁻³ तो कितना हुआ 5000 kg। 1 2 3 किलो, 5000 किलो, बाप रे इतना 5000 किलो पानी पंप करना है 15 मीटर की गहराई से, अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नीचे एक्ट कर रहा है, तो उतना मिनिमम फोर्स तो अपोजिट लगेगा ताकि वो पानी उठा के ले सके, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, MGH। M is 5000, G is 10, IT is 15, 15 5 75 into 10⁴ जूल्स। और पावर इस क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, और ये तो एनर्जी है। 2 into 750 इज इक्वल टू 75 into 10⁴ बाई टाइम। अभी टाइम का वैल्यू निकालना है। 75 1 75 10 तो टाइम हो गया 10⁴ बाई 2 into 10 20। तो टी यहाँ पे 100 निकाल दे, और इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर को 100 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10⁴ को 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, तो 20 इंटू 500, तो टी इज इक्वल टू 500 सेकेंड्स। 500 सेकेंड लगेगा पंप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो डन। हमने इधर क्या किया, सिंपली क्विक रिव्यू करते हैं। पावर हमें पता था, हमें वॉल्यूम पता है, हाइट पता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो भी पता है, लेकिन अभी पता क्या नहीं था, मास नहीं पता था। वॉल्यूम पता है, लेकिन पानी का डेंसिटी जो सबको अवेयर होना चाहिए, इसे एक्सपेक्टेड है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में। तो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके मास निकल जाएगा। फिर एनर्जी निकाल देंगे, एनर्जी अपॉन टाइम इज़ पावर, पावर हमें पता है तो टाइम निकाल देंगे। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये भी मोटर वाले क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आता है। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 1000 watt इज स्विच ऑन फॉर 1 minute and 40 seconds। ओके, सॉरी हाँ आज तबीयत ठीक नहीं है। इफ़ 80% ऑफ एनर्जी ऑफ मोटर इज़ यूजफुल, मतलब 1000 वाट है, 1000 वाट में से सिर्फ 800 वाट यूज़फुल है। एफिशिएंसी हम पावर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी में भी कर सकते हैं। डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे तो 800 वाट यूज़फुल है। सिंपली कैलकुलेट द यूज़फुल वर्क डन बाय मोटर। कितना यूज़फुल वर्क डन किया मतलब, और कितना एनर्जी यूटिलाइज हुआ प्रॉपर्ली, और लोड लिफ्टेड थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर। चलो समझते हैं, पहले गिवन लिखते, कुछ नहीं समझा गिवन लिखो। पावर गिवन है 1000 वाट, एफिशिएंसी है 80%, टाइम दिया है, टाइम 1 minute 40 सेकेंड। टाइम 1 minute मतलब कितना हुआ 60 सेकेंड, 40 सेकेंड, 600 सेकेंड, ऐसा यूनिट में चाहिए सब, ठीक है।
कैलकुलेट द यूजफुल वर्क डन बाय वाटर। वर्क डन क्या होता है रे? वर्क डन इज एनर्जी, पावर इज एनर्जी पर टाइम, और सिंपली वर्क डन बाय टाइम। ओके, अभी क्या बोला? यूज़फुल वर्क डन। अभी यूज़फुल पावर निकालना पड़ेगा ना, पहले 1000 वाट का पावर दिया है, अभी बोला 80% ही ऑफ एनर्जी यूज़फुल। एनर्जी और पावर सेम ही है, बस टाइम मल्टीप्लाई करना होता है पावर के साथ एनर्जी मिलने के लिए। अभी 1000 वाट में से यूज़फुल पावर कितना हुआ? यूज़फुल पावर निकालो पहले। यूज़फुल पावर 80%, तो 80/100 इंटू 1000, 100 गया, तो कितना हुआ? 800 वाट। यूज़फुल पावर इज़ 800 वाट, तो यूज़फुल पावर कितना निकालेगा? वर्क डन, टाइम कितना है? 100 सेकेंड्स। वर्क डन इज़ 8 इंटू 10⁴ जूल्स। यूज़फुल वर्क 8 इंटू 10⁴ जूल्स। और अभी क्या पूछा है? लोड लिफ्टेड थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर। देखो लोड लिफ्ट, देखो यहाँ पे वर्क क्या है? एनर्जी है। यूज़फुल एनर्जी कितना है? 8 इंटू 10⁴। लोड लिफ्ट करना है 5 मीटर की ऊंचाई में, mgh G10 है, हाइट 5 है, तो 50 इंटू m। तो लोड का वैल्यू निकालना है। लोड कितना हुआ? 8 इंटू 10⁴/50, तो 0 गया तो 10⁻³ हो गया। 80/5 इंटू 10 का स्क्वायर, 5 1 5, 5 3 5 6 30, तो मास हो गया 1600 kg, 1600 किलो लोड उठा रहा है मोटर। अगर फोर्स में अगर पूछा है, लोड मतलब जनरली फोर्स होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लोड इजिकल टू 1600 किलोग्राम फोर्स। यूनिट तो लिखा नहीं कौन सी यूनिट में चाहिए, अगर न्यूटन में चाहिए तो डिवाइड बाय 10 कर देते, तो क्या अगर G10 लेने बोला है तो 160 न्यूटन लोड बोल सकते हैं। ये तो मास निकाला है, मास ही लोड ही होता है जनरली, नो इशू। 13 के दोनों पार्ट हुए। अब 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय स्मॉल ट्रॉली। डायग्राम दिया है, ट्रॉली से कंप्रेस किया है हमने पहले, और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब नो फ्रिक्शन, रेसिस्टिव फोर्स नहीं है। एंड ट्रॉली रिलीज, कंप्रेस करके स्प्रिंग को रिलीज़ किया, तो ट्रॉली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, राइट डायरेक्शन में, विथ अ वेलोसिटी ऑफ v = 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी द स्प्रिंग प्रोसेस व्हेन कंप्रेस? जब कंप्रेस हो रहा था तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो स्प्रिंग का कंप्रेस पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या हुआ? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली। क्वेश्चन कितना? 14 नहीं 14, हाँ। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली बन जाएगा, क्योंकि जब कंप्रेस किया तो उसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था, जब रिलीज़ किया तो ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ओके, तो अभी इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली क्या है? 12mv²। इसमें मास कितना है? 0.5 यानी आधा लिख सकते हैं, तो आधा। वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 4 get cancel, 1 joule is the energy। तो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन कंप्रेस इज 1 joule इज द आंसर। ये MCQ टाइप में आ सकता है, बहुत सिंपल है। अभी लास्ट 2 क्वेश्चन, इसका सैम्पल सेलिना बुक में रहता ही है, क्वेश्चन उनके सेलिना बुक के क्वेश्चन हैं। लास्ट 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो टिका रहेगा अभी तक, कॉन्ग्रेट्स, खुद को शाबाशी दो, या आप में पेशेंस है।
क्योंकि अभी ये 2 क्वेश्चन कर दिया तो आपको क्लियर मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपको ये 2 क्वेश्चन आ गए तो। अभी तक जितना सीखा है ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन देखो, पॉज करो, ट्राई करो, नहीं समझ रहे तो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास सॉरी 50 ग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। देखो एक एक सेंटेंस समझते हैं, गिवन लिख देते हैं पहले। एक बुलेट दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 15 लिख देते हैं पहले। बुलेट का मास है 50 ग्राम। 50 ग्राम कितना हुआ, 10⁻³ कर दो, किलोग्राम में चाहिए ना हमें, तो 50/1000 5 × 10⁻²² kg। 0.00 मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो आपकी मर्जी कैसे भी लिखना है। वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है। ट्राई टू कीप एवरीथिंग इन SI यूनिट, ओके। इफ इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इन ए स्टेल टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट, ये इसका वैल्यू डिस्प्लेसमेंट में 10 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, तो 0.1 मीटर हुआ। 0.1 है ना, 0.1 × 110 किया तो 1, ओके सही है। अभी इसमें क्वेश्चन क्या समझते हैं पहले कि वो क्या बताना चाहता है हमें। क्वेश्चन मतलब एक बुलेट है जो बॉडी को चीर के जाता है। जैसे डायग्राम अच्छा नहीं है बुलेट का, ठीक है। मान लो एक बुलेट है, 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, उसको पेनिट्रेट कर रहा है, और ये मान लो कितना इसका लेंथ रहेगा क्या पता, चलो लेट्स से x, और इधर से 5 मीटर तक पेनिट्रेट हो रहा है। चलो y क्या है 0.1, चलो 0.1 मीटर तक पेनिट्रेट हो रहा है, यानी घुस के इधर रुक गया। अगर गोली किसी सैनिक को लग गई तो छाती में या हाथ में कहीं गोली लगी है तो उसके शरीर में रहता ही है, चार पार नहीं हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है, या फिर ज़्यादातर इसमें होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स, उसमें होता ही है ऐसा। तो वैसे ही इधर अंदर तक पेनिट्रेट हुआ 0.1 मीटर तक की बॉडी में, पूरे आर पार नहीं हुआ है, पेनिट्रेट लिखा है। स्टील टारगेट कम्स टू रेस्ट, और अंदर ही रुक गया। तो क्या बोला है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी बाय बुलेट। पहला काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट निकालने बोला है। काइनेटिक एनर्जी सिंपली सेम फॉर्मूला, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने उसमें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। हाफ मास है 5 × 10⁻², वेलोसिटी इज v², 500 का स्क्वायर, 525 × 10⁻⁴ -2 उड़ गया तो 10⁻² हो गया। तो इज इक्वल टू 5 × 25 × 100/2। 100 का आधा है 50, 25 5 सा 125, या फिर ऐसा करो 5 5 सा 25 × 25 × 10, 25 का स्क्वायर मुझे पता है 625, तो 6250 जूल्स इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर जब बुलेट फायर किया था गन से तब उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 6250 जूल्स। अभी क्या है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय टारगेट। देखो अगर फोर्स बुलेट बॉडी पे अट्रैक्ट नहीं सॉरी पेनिट्रेट करते वक्त फोर्स अप्लाई कर रही है राइट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट फोर्स भी बॉडी अट्रैक्ट करेगा ताकि वो रोके गोली को। ऑब्जेक्ट में अगर आर पार नहीं हुआ है, सिर्फ 0.1 मीटर अंदर तक गया है, तो यानी उसको रेजिस्टिव फोर्स भी रहेगा। न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ऑपोजिट फोर्स भी अप्लाई हुआ होगा। तो क्या बोला, रिटार्डिंग फोर्स का वैल्यू निकालने बोला है। ओके, रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा, फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है, एनर्जी होता है। ओके, अभी 6250 जूल्स की एनर्जी से बॉडी के अंदर बुलेट घुस रहा है, ठीक है। तो कितना एनर्जी लगेगा आपको बुलेट रोकने के लिए, कम से कम मिनिमम उतना एनर्जी तो लगेगा 6250 जूल्स। तभी तो ज़ीरो मतलब एनर्जी न्यूट्रलाइज कर कैंसिल करके उसको रेस्ट पोजीशन में डाल सकते हैं, एनर्जी ज़ीरो लाना है तो, ठीक है। तो ये एनर्जी का वैल्यू हो गया 6250, और फोर्स कितना है
निकालना है हमें रिटार्डिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.1। डिनोमीटर में 0.1 गया तो इधर 62500 जूल्स, सॉरी न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। देखो मेरे से ही गलती हो सकती है तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है यूनिट का। तो 62500 न्यूटन मतलब 62,500 न्यूटन फोर्स लगेगा 0.1 मीटर में रोकने के लिए। मतलब कितने, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, जितना एनर्जी बॉडी के अंदर घुसने में बुलेट को लग रहा है तो मिनिमम उतना एनर्जी तो देना पड़ेगा ताकि रोकने के लिए। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व। अभी इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, वही बुलेट का रिलेट सेम ही है, उसमें थोड़ा एडिशन है। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही सेम है प्रीवियस क्वेश्चन का, यहाँ पे भी वही सेम है। ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रैवल्स स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इफ इट पेनिट्रेट्स अ फिक्स्ड टारगेट विच ऑफर्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। उधर पहले क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया था, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो पेनिट्रेट करते वक्त। अभी यहाँ पे उल्टा फोर्स दिया है। ठीक है, टू मोशन ऑफ बुलेट फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने पहले ही फाइंड किया था, कितना आया था 6250 जूल्स था। हाँ इधर सॉरी लास्ट क्वेश्चन पे कितना था, मास का वैल्यू था 50 ग्राम, अभी गिवन है 5 ग्राम तो इसका वैल्यू होगा 625 जूल्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूँ, देख लो। डिस्टेंस थ्रू विच बुलेट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, देखो लास्ट क्वेश्चन अभी फिर से दिखा देता हूँ। हमको डिस्टेंस पहले दिया था, हमें रेजिस्टिव फोर्स निकालना था। अभी इधर क्या है, इधर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और रेजिस्टिव फोर्स का वैल्यू दिया है। अभी देखो अगर बुलेट एक 625 जूल की एनर्जी से एक बॉडी के अंदर घुस रही है तो बॉडी को कितना एनर्जी लगेगा उस बुलेट को रोकने के लिए, उतना एनर्जी तो देना पड़ेगा ना अपोजिट करने के लिए। या फिर सिंपली बोलो, बुलेट अगर एक्स फोर्स में अगर एंट्री मार रही है, लेट्स वैल्यू ऑफ फोर्स भी एक्स, तो बॉडी को भी उतना फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एनर्जी भी उतना लगेगा। चलो देखते हैं, वर्क डन कितना 625 इज इक्वल टू फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स नहीं पता है सॉरी, रेजिस्टिव फोर्स कितना है 1000, 1 2 3, और डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है तो एस इज इक्वल टू 625 इंटू 10⁻³ मीटर। या फिर सिंपली बोलो 0.625 मीटर। फर्स्ट वाला तो पहले लास्ट क्वेश्चन से आ रहा है, सेकंड वाला भी लास्ट क्वेश्चन से आ गया। अभी सी वाला पार्ट देखते हैं, और सॉरी यहाँ 17 वाला एक और क्वेश्चन भी है, ये होमवर्क में दे देता हूँ, सॉल्व आप लोग करना। सी के स्पीड विथ विच बुलेट एमर्जेस आउट द टारगेट इफ टारगेट इज ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर। ओके, स्पीड विथ विच बुलेट एमर्जेस आउट, मतलब अभी बॉडी से अभी कंडीशन क्या है, बुलेट पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, बॉडी से पूरा पास होके बुलेट बाहर आ रहा है। ठीक है, पूरा बॉडी को कवर कर दिया उसने, तो उसका स्पीड क्या होगा इफ़ द थिकनेस, टारगेट का थिकनेस 0.5 यानी एक्स का वैल्यू दिया है, यानी पूरा वेट कितना है 0.5 मीटर। अभी अंदर घुसने के लिए उसको कुछ एनर्जी लगा, उसको अपोजिट फोर्स किया तो इसने भी कुछ एनर्जी अप्लाई किया, तो देयर विल बी डेफिनेटली स्पीड तो कम होने वाली, देयर विल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब वी हैव टू कैलकुलेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वी नो 625 जूल्स। अभी ये कितना अपोजिट काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेगा, मतलब कितना अपोजिट फोर्स लगा के एनर्जी कब करेगा, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय कौन सा बॉडी,
फोर्स कितना लगा रहा है वो, 1000 न्यूटन रेजिस्टिव फोर्स 1000, और थिकनेस कितना है, आधा, कितना हुआ 500 जूल्स, 1000 का आधा 500 होता है। अभी लॉस इन एनर्जी कितना हुआ, लॉस इन एनर्जी 625 जूल्स एनर्जी था बुलेट का इनिशियली। बॉडी ने अपना रेजिस्टिव फोर्स लगा के एनर्जी कम कराया, मतलब उसने 500 जूल लगाया, तो उसके बाद भी बुलेट बाहर निकल रहा है, तो मतलब कितना एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी बनेगा 5 to 125 जूल्स। देयरफॉर 125 joules will act as kinetic energy after leaving the body। 125 joules काइनेटिक एनर्जी रहेगा जब बॉडी से बाहर निकलेगा। 125 joules इज इक्वल टू हाफ mv²। हमें क्या फाइंड करना था, स्पीड। मास क्या है बुलेट का, 5 ग्राम मास पता है, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 125 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू v²। v का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 5 2 से 10 में 2, 5 5 25, ओके 25 2 ज़ा 50, 50 इंटू 10⁻³ तो 5 इंटू 10⁻⁴ हो गया। √5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर का काटेगा स्क्वायर रूट से, तो 10⁻² हो गया। √5 क्या है, 2.23, तो 223 जूल्स समथिंग, 223 मीटर पर सेकेंड नियरली आएगा। आंसर चेक करते हैं, हाँ 223.6 मीटर इज़ द एग्जैक्ट आंसर। 223.6 मीटर पर सेकेंड, या फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू √5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। इफ़ डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √2 तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, या फिर सिंपली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ओके अब एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है, लास्ट आपके लिए रखा है, आपको फिर भी फॉर्मूला पता तो करना क्या है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 0.1 kg एंड मोमेंटम भी 20 kg। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन का फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करो। काइनेटिक एनर्जी इज E²/2m। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, मोमेंटम का वैल्यू पता है, स्क्वायर 20² डिवाइड बाई 2 इंटू 0.1, कैलकुलेट करो, निकालो वैल्यू। करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक ये थोड़ा न्यूमेरिकल लंबा टॉपिक हो गया। आई होप सबको मज़ा आया होगा आज के सेशन में। जिसने इंटरेस्टिंगली ध्यान से देखा होगा उसको तो मज़ा ही मज़े। जिन्होंने स्किप किया रहेगा बीच में और छोड़ के गए होंगे उनके लिए तो डिफ़िकल्ट ही रहेगा, क्योंकि लास्ट पार्ट तक जो आएगा उसको ही मज़ा आएगा। ओके फिर मैं कहता हूँ, अगर आप कभी प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। स्टेप नहीं होगा, आउट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया वो नहीं है, स्टेप्स नहीं है, ओनली यू नो द ओनली आंसर। जैसे बुक में क्वेश्चन है, नीचे स्मॉल बॉक्स में आंसर दिया है, वैसा भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो पता है। सॉल्व करोगे, अगर सही है कि नहीं है वो चेक करने के लिए आंसर होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके अभी मैथ्स का अलजेब्रा का बाकी का पार्ट भी देखेंगे। तो मैथ्स में क्या क्या बाकी है, मैट्रिसेस तो हो गया, हाँ APGP बाकी है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला, और एक और टॉपिक कौन सा बचा है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। शुरू में भी बोला था मैंने भी आज के सेशन में स्टार्टिंग में, लेकिन वो इतना टफ टॉपिक नहीं है, इसी टेंशन नहीं लेना है मैथ्स का। फिज़िक्स में बचा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो थ्योरेटिकल पार्ट है ज़्यादा, उसके लिए मेरे को PPT यूज़ करना पड़ेगा शायद। और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट भी बचा है, और साउंड भी एक टॉपिक है, उसमें वेव्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, न्यूमेरिकल उसमें भी पक्का आता है। आई थिंक अगर फिज़िक्स का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आई विल श्योरली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन साउंड, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स है साउंड में। लाइट में भी न्यूमेरिकल्स है, लेकिन इतना ज़्यादा टफ नहीं होता न्यूमेरिकल, हाँ जब तक आप कॉन्सेप्ट ही समझ में आता आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आई होप
सब लोग पढ़ाई सिंसियरली करेंगे, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। साइंस करके इसमें पूरा ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ओके। मैथ्स डेली करना, कुछ भी हो जाए हर दिन 1 घंटा तो मैथ्स करो, क्योंकि मैथ्स में जब तक आप रोज़ करते रहोगे तो कैलकुलेशन स्पीड रहेगा। कभी कभार क्या होता है कैलकुलेशन में टाइम लगता है, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो टाइम लग रहा है मेरे को अभी वीडियो करते वक्त, लेकिन आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। एग्ज़ाम में ओनली वी हैव ओनली 2.5 आवर्स ICSE बोर्ड, बाकी बोर्ड का भी फिर भी ठीक है 3 आवर्स है, लेकिन आपके लिए बहुत कम है 2.5 आवर्स ओनली। सो डू प्रैक्टिस वेल। फिजिक्स में भी इतने न्यूमेरिकल टफ नहीं आते, ओनली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फॉर्मूलाज मेमोराइज होने चाहिए। हाँ एक और बात, नोट्स इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा मेरे को भी, मैं भी बिज़ी रहता हूँ काम से, सो स्टिल आई विल ट्राई टू डू इट। बट आप कोशिश करो कि आप वीडियो देखते देखते खुद का नोट्स बनाओ, लिखो, इससे आपका ही भला होगा, क्योंकि अगर खुद का नोट्स रहेगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय, हैप्पी लर्निंग, एन्जॉय।